नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में पुनः एक बार आपका स्वागत है। साथियों, ये वीडियो विशेषकर शिक्षा संबंधित है, यानी बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है, जो बीपीएससी द्वारा आयोजित की जानी है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं छोटे छोटे 5 से 10 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्विक रिवीजन कराया जा सके। जो आप लोग घर पर स्टडी कर रहे हैं उसका रिवीजन इस वीडियो के माध्यम से आप कर पाएँ, मेरा यही प्रयास रहेगा और उसी प्रयास को मैं आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मेरे साथियों, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और रिवीजन करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का वीडियो नहीं रहेगा, इसलिए आपका ज़्यादा कीमती समय मैं नहीं लूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और उससे समझने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, क्योंकि मैं अच्छे ढंग से एनालाइज करने के बाद, उसे नोट करने के बाद ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मेरे साथियों, बिना समय को व्यतीत किए हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। डियर, जो आज का टॉपिक होगा वो टॉपिक भूगोल होगा, और भूगोल में हम लोग शॉर्ट डिस्कशन भी करेंगे, क्विक रिवीजन भी करेंगे। चैप्टर फर्स्ट होगा और क्लास 6 का होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ का रहेगा, अगर सूर्य एक गेंद की तरह है तो हमारा पृथ्वी एक राई के दाने की तरह है। इस एग्जाम्पल से यह बताने का प्रयास किया गया है कि सूर्य और पृथ्वी में कितना डिफरेंस है। अगला पॉइंट ये कहा जा रहा है कि जो सूर्य है उसके इर्द गिर्द पूरे 8 ग्रह घूमते हैं, जिसमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। साथ ही साथ अगला पॉइंट ये कह रहा है कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह जो है वह ग्रह आपका बुध है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो मंगल ग्रह है, लाल रंग होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न ये बन सकता है कि निम्न में से लाल ग्रह कौन है, तो आपको ध्यान रखना होगा इस बात का कि जो भी मंगल ग्रह जिक्र किया गया है वही हमारा लाल ग्रह है। आगे की तरफ हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा आपको डायग्राम में हैंड रिटन कुछ दिया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, देख सकते हैं कि सूर्य की सबसे नज़दीकी जो है हमारा ग्रह वह बुध है। इसके उपरांत जो है, बुध के उपरांत है हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बाद है पृथ्वी ग्रह और पृथ्वी के बाद है मंगल। इसको हम लोग आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। पहले बात ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। और बाहर जो ग्रह हैं आपके, बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, शनि के बाद आ जाइए यूरेनस हो गए, उसके बाद नेपच्यून हो गए, ये जो है ये आंतरिक नहीं है, ये बाह्य ग्रह है। इन दोनों को डिवाइड कौन करता है? ये एक बेल्ट है। इस बेल्ट का नाम क्या रखा गया है? क्षुद्र ग्रह पट्टी। याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह पट्टी, क्षुद्र ग्रह पट्टी। पूछ सकता है यह प्रश्न कि इनर यानी आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को विभाजित करने वाला कौन सा पट्टी है? तो यहाँ प्रश्न का सही उत्तर होगा क्षुद्र ग्रह पट्टी। अगले डिस्कशन में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य और बुध के मध्य में मैंने एक यहाँ पर नाम लिखा है 58। ये 58 क्या है? ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये 58 क्या है? मिलियन किलोमीटर है। या बात को ध्यान में एकदम रखिएगा, मिलियन किलोमीटर है। यानी यहाँ 58 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है सूरज से बुध का। ठीक इसी प्रकार सूरज से शुक्र का जो डिस्टेंस है वहाँ 108 मिलियन है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी का भी 150 मिलियन है। और उसके उपरांत मंगल ग्रह का जो दूरी है सूर्य से 228 मिलियन किलोमीटर है। अगला पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। जो बृहस्पति दिखाई दे रहा है, इसकी दूरी हमारे सूर्य से 778 मिलियन किलोमीटर है। इसके उपरांत शनि का जो डिस्टेंस है, यह शनि का डिस्टेंस जो है 1427 मिलियन किलोमीटर है। 1427 के बाद आप समझ सकते हैं कि यूरेनस की दूरी जो है आपका 2869 मिलियन किलोमीटर है। और सबसे अंत में जो दूरी बचा हुआ है वो आपका है नेपच्यून का। याद रखिएगा, नेपच्यून का। और नेपच्यून का डिस्टेंस टोटल कितने हैं? 4496 मिलियन किलोमीटर। ये डिस्टेंस आप भूलिएगा बिल्कुल में नहीं, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में भी इसका अपडेट दे दिया है। आप एक बार जाकर चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में भी आप देख सकते हैं, वहाँ अच्छे ढंग से आप लिख सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या क्या कंडीशन है? पहली बात, यहाँ पर मैंने एक शब्द दिया है और ठीक इसके नीचे भी मैंने एक शब्द यहाँ पर भी लिखा है। आइए इन दोनों के बारे में जिक्र करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है JSUN। ये दूरी के हिसाब से ग्रहों की जो व्यवस्थित जगह है उसको रखा गया है। M का मतलब हो गया, आप समझ लीजिए, मार्स। V का मतलब हो गया आपका वेनस। E का मतलब हो गया अर्थ। और M का मतलब हो गया यहाँ पर मार्स। ठीक ना? तो सबसे पहले वाले में हो गया मरकरी, फिर वेनस, अर्थ और मार्स। ठीक उसके उपरांत J से मतलब हो गया जुपिटर, S से मतलब हो गया सैटर्न, और U से मतलब हो गया यूरेनस, और N से मतलब हो गया नेपच्यून। ये तो बात हो गई आपके दूरी के हिसाब से, यानी जितने भी कंडीशन आपको दिखाई दे रहे हैं ये दूरी के हिसाब से। यानी सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, माफ कीजिएगा यूरेनस, फिर उसके बाद हो गया नेपच्यून। क्लियर है? कोई डाउट इसमें?
मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब बात आती है क्या कि आकार के हिसाब से भी है क्या? बिल्कुल है आकार के हिसाब से। देखिए आप बहुत अच्छे ट्रिक से याद कर लीजिएगा। आकार के हिसाब से याद रखिएगा कि जो पीछे वाला हम लोग ये ट्रिक से याद कर रहे हैं JSUN, ये आकार से ही क्रम में है। यानी सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। उसके बाद आप आ जाइए सटर्न है, ठीक, उसके बाद यूरेनस है और उसके बाद नेपच्यून है। अब ये तो हम 4 आसानी से याद कर लेंगे, लेकिन 5वें नंबर और 6ठे 7वें 8वें नंबर को याद करने के लिए थोड़ा हमें पीछे आना होगा। आपने चुनाव तो दिया होगा ना, चुनाव अक्सर आपने देखा होगा, उसमें वोट डालने गए होंगे, उसमें EVM होता है, EVM, और इसी EVM को आपको याद रखना है, ठीक ना। यानी JSUN, उसके बाद EVM, डबल M डाल दीजिएगा। E का मतलब हो गया 5वें नंबर पर अर्थ, उस 6ठे नंबर पर आपका हो जाएगा वेनस यानी शुक्र। आपको M, इस M का मतलब ध्यान रखिएगा, इस M का मतलब हो गया मार्स, और मार्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मंगल, और मंगल के ठीक बाद आता है मरकरी, और मरकरी को हम लोग बुध बोलते हैं। इस हिसाब से सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद आ जाइए यूरेनस, उसके बाद हो गया आपका नेपच्यून, ठीक, उसके बाद आ गया 5वें नंबर पर आपका अर्थ, अर्थ के बाद आ गया आपका शुक्र, शुक्र के बाद आ गया आपका मंगल, और मंगल के बाद आ गया बुध। यानी सूर्य के सबसे निकटतम जो हमारा ग्रह है वो मरकरी है, यानी बुध ग्रह है, और बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्रम आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तो क्रम आपके जो इससे पहले वाले मैंने जिक्र किया था, ये वाला क्रम, ये तो बहुत आसानी से आप लोग बता दीजिएगा, लेकिन इस क्रम को बताने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी, इसलिए मैंने बताया कि JSUN, जसून, उसके बाद EVM, और EVM मशीन तो आप जानते ही होंगे, ये तो आपसे छुपा नहीं होगा। बस इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, इस ट्रिक के माध्यम से आप बड़े से छोटे क्रम में आप आ जाइएगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि ऐसे 2 ग्रह हैं, याद रखिएगा, ऐसे 2 ग्रह हैं जो अक्सर पूरब से, याद रखिएगा, ये कहा जा रहा है कि पूरब से पश्चिम की तरफ, ठीक ना, पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। तो वो कौन से ग्रह हैं? ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। इन दोनों ग्रह का आप नाम लिख लीजिए, इसमें तो नहीं दिया गया है लेकिन आप लिख लीजिए। इसके नाम है VU। इस V का मतलब हो गया वेनस, और U का मतलब हो गया यूरेनस। याद रखिएगा, ये वेनस यूरेनस, वेनस यूरेनस, वेनस यूरेनस, ठीक ना। ये 2 जो ग्रह हैं बाकी अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टी दिशा में घूमते हैं। सारे ग्रह जो हैं आपके साउथ से ईस्ट की तरफ चलते हैं, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं, लेकिन ये जो 2 ग्रह हैं ये आपके ईस्ट से साउथ की तरफ चलते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जो शनि है, जो शनि ग्रह है, उसके चारों तरफ छल्ले दिखाई देते हैं, यानी एक बेल्ट दिखाई देता है। ऐसे एक शनि हो गया और शनि के चारों तरफ एक बेल्ट ऐसा दिखाई देगा, वो भी क्या चीज़ के? तो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, उसके एक बेल्ट बने होते हैं जिसको छल्ले के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके उपरांत कहा जा रहा है कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। प्लूटो का जिक्र पहले ग्रह में किया जा रहा था, लेकिन अब उसको क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछना होगा तो ये बात पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा क्षुद्र ग्रह है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरे तरीके से अगर पूछा जा सकता है तो पूछ सकता है कि निम्न ग्रहों में कौन सा क्षुद्र ग्रह है। तो इस दोनों पॉइंट को आप नोट करके दिमाग में बैठा लीजिएगा कि क्षुद्र ग्रह की अगर संज्ञा कहीं दी जाए तो याद रखिएगा वह प्लूटो से जुड़ा हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है, और इस तारे में बहुत से रासायनिक कहा जाए ना तो आपको रिएक्टिविटी होता है, और जो ये रिएक्टिविटी होता है ये आपका नाभिकीय रिएक्टिविटी होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टिविटी, जिसकी मात्रा हाइड्रोजन और हीलियम में होती है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से इसमें जो आग उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होने का मेन सोर्स अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से ये होता है, क्योंकि यह नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा ये फाइनल किया जाता है इसे। पृथ्वी का प्रकाश, माफ़ कीजिएगा, सूर्य का प्रकाश जो है उसे पृथ्वी तक आने में कुल 8 मिनट का समय लगता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ पृथ्वी के सबसे नज़दीकी जो तारा है वो सूर्य है। सूर्य के बाद अगर कोई अतिरिक्त एक तारा है, उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में कुल 4 वर्ष का समय लगता है। याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने में 8 मिनट का समय लगता है, और उसके उपरांत अन्य तारा से प्रकाश पृथ्वी तक आने में पूरे 4 वर्ष का समय लगता है। चलिए अगला पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। कहा जा रहा है क्या चीज़ कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला नजर आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका नाम नीला ग्रह बोला गया है। इसका कारण क्या होता है? वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। समुद्र के सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है, क्योंकि समुद्र के पानी आप ऊपर से देखिएगा तो थोड़ा सा नीला दिखेगा, और नीला दिखने के कारण है समुद्री जल जीवन की वजह से समुद्र का पानी जो है वो नीला दिखाई देता है। चूँकि पृथ्वी में 71% भूभाग जल से घिरा हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का कुल 71% जो है आपका जल है, ठीक है ना, और कुल मिलाजुला कर 29% भाग जो है वो भूभाग है, ठीक ना, भूभाग है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट ये कह रहा है कि एकमात्र यह ऐसा ग्रह है, ध्यान रखिएगा, जिसमें जीवन उत्पन्न है। साथ ही साथ पृथ्वी का एक उपग्रह भी है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकंड का समय लगता है। ये बात आपके बीटीसी में ही मिलेंगी, और बीटीसी के ही बुक से हम आपको यहाँ पर स्टडी करवा रहे हैं, और एनसीईआरटी का जो कंटेंट है मैंने ऑलरेडी इसमें रिटन फॉर्म में दे दिया है, तो कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होने वाला है। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कुल 27 दिन में कर लेती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 27 दिन आपका एनसीईआरटी करता है और बीटीसी कह रहा है 27 दिन 8 घंटे, तो दोनों पॉइंट को आपको नोट करके रखना है, हो सकता है आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए। अगला पॉइंट ये कह रहा है क्या चीज़, देखिएगा, बड़े ज़बरदस्त बात बता रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा कितना ज़्यादा दोनों में कन्फ्यूजन है। बिहार टेक्स्ट बुक ये कहता है कि बृहस्पति के बाद बृहस्पति के पास 63 और शनि के पास 62 उपग्रह हैं, लेकिन एनसीईआरटी ये नहीं कहता है। एनसीईआरटी ये कहता है कि जो बृहस्पति हैं उनके पास भी आपके कुल कहा जाए तो कुल 53, और आपके शनि के पास भी कितने हैं, कुल 53। याद रखिएगा, दोनों के पास 53 उपग्रह हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। दोनों के पास कितने कितने हैं, 53 उपग्रह हैं। लेकिन यहाँ पर जो जिक्र किया गया है, यहाँ पर जिक्र जो है आपको अलग ढंग से किया गया है। चलिए, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा। चलिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, उपग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश को चुरा लेता है और चुराने के उपरांत ही चमकता है। जो जिस चीज़ का मैं जिक्र क्लियर कर रहा था, मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, इसको भी हम लोग देखेंगे थोड़े समय में। देखिए, सौर परिवार में कौन कौन होता है, तारा होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं। अंतरिक्ष में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड सूर्य के चक्कर लगाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो पिंड होते हैं सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी मैंने अभी आपको कुछ समय पहले ही समझाया था कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को डिवाइड करने वाला कौन सा पट्टी है। इसका आंसर आप जरूर अपने मन में दे दीजिएगा, मुझे पता है कि आप आराम से दे पाएंगे। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के कक्ष के बीचों बीच यह क्षुद्र पट्टी मिलती है, क्षुद्र ग्रह पट्टी मिलती है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, ध्यान रखिएगा, सीरस है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, सीरस है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। ये जो आपको मिलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा। इन दोनों में जो डिफरेंस है यहाँ मैंने स्पष्ट तरीके से दे दिया है। देखिए, बुध को अपने कक्ष में घूमने में यहाँ पर पीटीसी के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 58.6 दिन लगता है, एनसीईआरटी कहता है 59 डे लगता है। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में जो आ जाए आप उसका आंसर दे दीजिए। शुक्र को जितना है उतना बताया जा रहा है, 243 दोनों में है, लेकिन फ़र्क दोनों में यहाँ पर डिफरेंस हो जा रहा है कि अपने अक्ष में घूमने का जो समय है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आप जब सूर्य के चारों तरफ घूमिएगा तो उन दोनों का डिस्टेंस अलग हो जाता है। जैसे बुध का एकदम सेम है, 97 है, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत भारी डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। शुक्र में कहा जा रहा है कि सूर्य की परिक्रमा है जो 224.7 दिन में कवर हो जा रहा है, लेकिन एनसीईआरटी कहता है 255 दिन का समय पूरा लगता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। दोनों में से कोई ऑप्शन अगर आपके समक्ष मिलेंगे तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो आप उसको क्लिक कर लीजिएगा। अगर बात आ जाए कि दोनों का दोनों आ जाए तो याद रखिएगा आप एनसीईआरटी की तरफ जाइएगा। एनसीईआरटी, क्योंकि अतुल प्रसाद महोदय ने भी कहा था कि एनसीईआरटी हमारा बेस होगा, ठीक ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी 365 दिन क्लियर है, एक चंद्रमा है। इन ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है कि ऐसे कौन ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मंगल, इस चार्ट को ध्यान रखिएगा कि मंगल को अपने अक्ष पे घूमने में 24 घंटा लगता है और सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है। बृहस्पति को अपने अक्ष में घूमने में पूरे 9 घंटा 9.9 घंटा लगता है, और यहाँ कह रहा है क्या चीज़ कि 9 घंटा 56 मिनट का समय लगता है इन एनसीईआरटी। जो मैंने रिटन फॉर्म में लिखा है वो एनसीईआरटी का कंटेंट है, जो ऑलरेडी यहाँ सबमिट है वो बीटीसी का कंटेंट है। वर्ष के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो बृहस्पति को कहा जा रहा है कि 11 वर्ष 11.86 वर्ष लग रहा है, यहाँ पर कह रहा है 11.11 वर्ष लग रहा है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, थोड़े बहुत अंतर है, उतना मैनेजिंग है, लेकिन यहाँ पर बहुत डिस्टेंस है। बीटीसी कह रहा है क्या चीज़ कि बृहस्पति के बाद आपके पास 63 उपग्रह हैं, लेकिन एनसीईआरटी कह रहा है कि 53 ही है। बृहस्पति के पास यहाँ पर देखिएगा, शनि के पास यहाँ कह रहा है कि हाँ 62 उपग्रह हैं, यहाँ पर कह रहा है 53 ही है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी के आप जो कंटेंट उठाइएगा कहीं भी नए बुक में आप देखिएगा दोनों में अधिक मिलेंगे, लेकिन आपका जो सोर्स होगा एनसीईआरटी ही और बीटीसी ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यानी जो भी कंटेंट आप पढ़िएगा एनसीईआरटी और बीटीसी ही पढ़िएगा, इसके उपरांत कुछ मत पढ़िएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यूरेनस की बात की जाए तो अपने अक्ष में घूमने में लगभग 17 घंटा का समय लेता है, और अगर पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो 84 वर्ष का समय लगाता है। और अगर ये जिक्र किया जाए कि बताइए उसके पास कितने उपग्रह हैं, तो 27 उपग्रह उसके पास हैं। और यहाँ पर बात करें यूरेनस के बाद नेपच्यून की अगर बात कर लेते हैं, यानी वरुण की बात कर लेते हैं, ये अपने ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। बीटीसी कहता है कि 18.5 घंटा लगता है, साथ ही साथ यहाँ पर एनसीईआरटी कह रहा है कि 16 घंटा 7 मिनट का समय लगता है, और अपने अक्ष में घूमने में लगभग 164 वर्ष का समय लगाता है, और इसके पास उपग्रहों की संख्या जो है वो 13 है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है और इस चार्ट को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है क्या कि कभी कभी आकाश टूट कर गिरते हुए दिखाई देता है।
ठीक ना, गिरते हुए दिखाई देता है, मतलब आकाश में कुछ टूटा हुआ गिरते हुए दिखाई देता है, जिसे मतलब हम अक्सर अगर बोलते हैं वो क्या चीज़ का, देखिए कुछ गिर रहा है, आसमान से कुछ गिर रहा है, और जब गिरता हुआ दिखते हैं तो उसे बोलते हैं कि टूटा हुआ तारा गिर रहा है। एक्चुअली वो टूटा हुआ तारा नहीं है, उसे हम लोग उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की सतह में जब प्रवेश करता है तो वो एक पत्थर ही रहता है, लेकिन वो पत्थर इतनी स्पीड से पृथ्वी की सतह में आता है कि उसमें फ्रिक्शन की वजह से, यानी घर्षण की वजह से आग उत्पन्न हो जाता है, और इतनी ज़बरदस्त आग उत्पन्न होता है कि बहुत कम ही पृथ्वी के सतह तक पहुंच पाते हैं। ऐसे वह जो वायुमंडल के जो भी सतह हैं, उस सतह में ही फ्रिक्शन की वजह से वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई पहुंच जाते हैं तो समझ लीजिए कि वह बहुत ही तबाही मचाते हैं और बहुत बड़े होल कर देते हैं, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, ठीक ना। इस वजह से जिस सतह पर गिरेंगे वहाँ की एरिया को तबाह कर देते हैं। साथ ही साथ एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर यह है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक ना। एनसीईआरटी में कह रहा है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा छल्ला किसके पास होता है? शनि के पास होता है। और इसीलिए शनि इसका बेल्ट, यानी कहने का मतलब इसकी पहचान ही होती है शनि की, कि शनि के चारों तरफ एक छल्ले का बेल्ट बना होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जब हम आसमान में देखते हैं तो पहले के समय में आसमान में देखकर ही दिशा को निर्धारित किया जाता था, यानी जो भी समुद्री यात्रा करते थे उनके पास कोई आज के समय का उपकरण नहीं था। आज के समय का उपकरण का मतलब ये हो गया क्या चीज़ की कोई भी दिशा सूचक नहीं था। और उस समय जो थे, जो भी नाविक वगैरह थे, जो भी यात्रा करते थे, वह अक्सर तारों को देखकर अपने दिशा को निर्धारित करते थे। दिन में तो समझ में आ जाता था क्योंकि सूरज पूरब की दिशा से उगता था तो वह दिशा का निर्धारण कर लेते थे, लेकिन रात के समय उन्हें बहुत तकलीफ महसूस होता था। तो रात के समय की तकलीफ को दूर करने के लिए यहाँ पर इस बारे में जिक्र किया गया है कि उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इसे हम किस नाम से जानते हैं? सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। भारतीय विद्वानों ने इनका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ऋतु, पुहल, ठीक ना, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और यहाँ पर मरीचि। बड़े ही अजीब नाम है, लेकिन इस नाम को आपको ध्यान में रख लेना है क्योंकि ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें से प्रश्न ये बन सकता है कि निम्न में से सप्तऋषि कौन नहीं है, निम्न में से कौन सा सप्तऋषि का ऋषि का तारा नहीं है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को ध्यान में रखिएगा। यूनानी में बहुत आसान है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक ना, और एपिसिलोन, उसके बाद एटा, जेटा, इन सारे नामों से इसको जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा कि ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? यूनानी के हैं। और ऊपर वाले जो नामकरण किए गए थे ये भारत के ऋषियों के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। एक मज़े की बात आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, ऋतु और पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा के सूचक है। अब ये कौन है? देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको 2 तारा दिखाई दे रहा है। यही 2 तारा जो हैं इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, ठीक ना। इसी 2 तारा का जिक्र यहाँ पर किया गया है ऋतु और पुलह में। और यही इंडिकेट क्या करता है? यही तारे को हम लोग ध्यान से देखते हैं और सीधा की तरफ दिखाई देता है, जो ध्रुव तारा को प्रदर्शित करता है। और ध्रुव तारा हमेशा चमकते रहता है और अपने अस्थायी जगह पर रहता है, ये चेंज नहीं होता है, ये जगह परिवर्तन नहीं करता है। इसलिए यह हमेशा कहा जाए तो उत्तर पोल की तरफ इंडिकेट करते रहता है, यानी उत्तर दिशा का ये सूचक होता है। आगे की तरफ चलते हैं। ध्रुव तारा के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये स्थिर तारा होते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तर अक्ष पर अवस्थित होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि पृथ्वी का ये उत्तरी गोलार्ध क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइए इस पेज का हम उपयोग करते हैं। ये हमारा हो गया अर्थ। इस अर्थ को 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट। 1 मिनट मेरे दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ, और नहीं माफ़ कीजिएगा, ये साउथ नहीं है, साउथ। और यहाँ पर हो गया, मैंने कुछ गलत किया है क्या? एग्जैक्टली देखिए मैंने गलत किया है। आइए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपको साउथ, और ये हो गया आपको वेस्ट। चलिए अब सही बात है, यानी ये पूरब हो गया, सॉरी ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये हो गया पश्चिम। बात ये कह रहा है क्या चीज़ की, यहाँ देखिए, यहाँ पृथ्वी के 2 भागों में विभाजित किया गया। तो जब ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा इस तरीके से, तो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये आपका कौन सा? पूर्वी हिस्सा कहलाता है। ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाता है? पूर्वी वाला हिस्सा। और ये वाला कौन सा कहलाएगा? ये पश्चिमी हिस्सा कहलाएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। पूर्वी हिस्सा आप समझ गए हैं। अब बात करते हैं उत्तरी हिस्सा। ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो टर्म आपका होगा, ये वाला टर्म ऊपर वाला, ठीक ना, ये ऊपर वाला जितना भी टर्म है, इस सारे टर्म क्या कहलाएंगे आपके? ये आपको कहलाएंगे उत्तरी हिस्सा। तो ध्यान देने योग्य बात है कि हमारा भारत जो है इस जगह पर अवस्थित है। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि भारत कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा कि यहाँ उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है। याद रखिएगा, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है।
उत्तरी पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है। इसलिए जो ध्रुव तारा है आपका, ये तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, तो ये अवस्थित यहाँ पर है और ये ऊपर की दिशा में है, इसलिए ये क्या कहलाता है, उत्तरी ध्रुव तारा कहलाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर बात आ जाती है कि आखिर 36 हाँ बिल्कुल, चलिए प्राचीन काल में नाविकों ने, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको जिक्र में कर दिया है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनने की उम्मीद ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, मैं कुछ कहना चाहूँगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये सन हो गया, ये सूरज हो गया, और ये सूरज के इर्द गिर्द आपके 12 कुल आपके 12 तारा होंगे, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, कुल 12 तारा, आप यहाँ समझ लीजिएगा, यहाँ पर कुछ कम ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 12 तारा। इन 12 तारा का नामकरण जो कहा जाता है, इस 12 तारा को हम लोग किस पोजीशन से जानते हैं, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं आपके ग्रह। क्या कहते हैं इसको, ग्रह। याद रखिएगा कि पृथ्वी के चारों तरफ, माफ़ कीजिएगा, सन के चारों तरफ 12 आपके तारे हैं। इन 12 तारा का जो समूह है, इस हमको क्या कहते हैं, इस समूह को राशि। याद रखिएगा, माफ़ कीजिएगा, हमने ग्रह बोल दिया था, राशि क्या बोलते हैं उसे, हम राशि बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो सन के चारों तरफ जो तारे हैं, उस तारे की संख्या कितनी है, 12 है। इस 12 की संख्या का नामकरण किया गया है, जिसका नाम राशि रखा गया। आप ऑलरेडी जानते हैं कि राशि के नाम क्या क्या है, मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब ठीक इसी प्रकार से जैसे पृथ्वी, जैसे सूरज के इर्द गिर्द तारों का बेल्ट था, ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी के इर्द गिर्द भी तारों का बेल्ट है एक। ये बेल्टों की संख्या कुल 27 है, और इस 27 बेल्टों की संख्या जो है, इसे हम एक नाम से जानते हैं, वो नाम है नक्षत्र। और ध्यान देने वाली बात है, नक्षत्रों यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये कम्युनिटी पोस्ट में मैं ऑलरेडी दे दूंगा, आप अच्छे ढंग से इसे देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा। अगला पॉइंट ये कह रहा है क्या, कि पृथ्वी को प्रत्येक नक्षत्र को पार करने में 14 दिन का समय लगता है, इसलिए नक्षत्रों की जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है, 14 दिन की होती है। अगला पॉइंट, जो अंतिम पॉइंट है, और ये एनसीईआरटी के बुक से लिया हुआ है, अन्य भी सोर्स से मैंने अप्लाई किया है, कि पहली बार चंद्रमा पर जाने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, ठीक ना, आर्मस्ट्रांग, जो 20 जुलाई 1969 को वहाँ पहुँचते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लेता है, 8 मिनट का। याद रखिएगा, जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री का मतलब होता है पृथ्वी का मापन, जियोआइन का मतलब होता है पृथ्वी के आकार का अनुरूप। ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी से लिए गए थे। अगला लास्ट आपका जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा कुछ रोचक तत्व। ये रोचक तत्व मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, फिर भी इसका जिक्र हम कर दे रहे हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के, ठीक ना, असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टी हैं। पृथ्वी में इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से हम देख सकते हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को हम लोग शक्तिशाली दूरबीन, यानी बहुत हैवी दूरबीन होगा, उससे हम लोग देख सकते हैं। मेरे डियर, आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। क्विक रिवीजन में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर, तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद।